Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history chapter 9 the industrial revolution। क्या यहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई थी? तो सबसे पहले बात करते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी इन ब्रिटेन बिटवीन 1780s एंड 1850s कॉल्ड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो देखो, ब्रिटेन में 1780 के दशक में और 1850 के दशक के बीच एक नई क्रांति आई थी जिसने अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दे दिया था, और इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो दिस हैड फार रीचिंग अफेक्ट इन ब्रिटेन लेटर। तो हम देख सकते हैं इस क्रांति से ब्रिटेन में बहुत आगे तक प्रभाव पड़ा। बाद में यूरोप के देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे ही परिवर्तन हुए, और उन परिवर्तनों में उन देशों में विशेष विश्व के समाज और अर्थव्यवस्था में काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटेन में अगर हम देखें कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी चरम सीमा पे आई, तो देखो, मशीन, नई नई टेक्निक्स आने लगी, और ये सब एक तरीके से डेवलपमेंट, चाहे हम कहें कि मैसिव स्केल में प्रोडक्शन हुआ हैंडीक्राफ्ट का, हैंडलूम का, इंडस्ट्री का, या आयरन एंड कॉटन का हुआ, स्टीम आई, नया पावर आया, नया रिसोर्स आया ब्रिटिश इंडस्ट्री में, और एक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा यहाँ पर, चाहे वो एक पानी से हो, शिप का ट्रांसपोर्ट या रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो नए नए इन्वेंटर्स आए, नए नए बिजनेसेस आए जिन्होंने ये चेंजेस लेके आए। तो neither wealthy nor educated is basic science like physics और केमिस्ट्री। तो ज़रूरी नहीं था एक अध्ययन होना या पढ़े लिखा होना, बल्कि हर कोई अपना एक तरीके से किस्मत आजमा सकता था बिजनेस क्लास में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी लेके आई, उनके दैनिक जीवन में बहुत पैसा, और इनिशियल स्टेज में जो लोग गरीब थे उनका वर्किंग कंडीशन बढ़ा। नए नए लोग, सैकड़ों लोग, नए लाखों लोगों को काम करने का एक नया साधन मिला, और नई नई परिस्थितियों से जुड़े। और हम कह सकते हैं इसमें वुमेन, बच्चे भी शामिल हुए, और नए कुछ प्रोटेस्ट भी हुए, कहीं गवर्नमेंट ने लॉज भी बनाए, और कंडीशन ऑफ वर्कर सुधरती रही। तो अगर माने कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोपियन जॉर्ज मैकलेट ने फ्रांस के, और फेडरिच एनालिक्स ने जर्मनी ने क्यों यूज़ करा ये फिलोसोफर टर्म, तो ये एक्चुअली था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का टर्म, जो कि आगे बढ़ा। नए नए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में लोगों ने इसके बारे में लेक्चर दिया, और इन परिवर्तनों का वर्णन किया इन लेक्चर्स में। इसके दौरान अगर हम देखें तो एक नई बुक भी लिखी जिसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड इसका नाम था। तो ये बहुत एक नए तरीके थे कि अब तो हर कोई इस पे अध्ययन कर, हिस्टोरियंस आए, जैसे एस्टॉन पॉल आया, मैनमॉक्स आया, जो कि एक रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आया, कॉटन आयन इंडस्ट्रीज़ की बिल्डिंग्स बनाई, रोड कैनाल बनाए, फॉरेन ट्रेड बनाया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा तरीके से आगे बढ़ी। तो छोटी छोटी मशीनें, छोटे छोटे पुर्जे यहाँ पर आगे बढ़ते गए। तो ये एक डेवलपमेंट था विच हैज़ बीन टेकन। तो हमेशा ब्रिटेन ही क्यों, वाई ब्रिटेन? तो ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। पूरा आधुनिक प्रावधान ब्रिटेन में ही हुआ। और हमने नई शताब्दी 17th सेंचुरी में भी जाना कि जितनी भी राजनैतिक दृष्टिकोण हैं, ये सारे इंग्लैंड, या हम देख सकते हैं मोनार्की किंगडम, वेल्स, स्कॉटलैंड में ही आगे बढ़े। तो किंग्स लोगों ने भी इसमें बहुत अच्छा प्ले रोल किया। करेंसी यहाँ सिंगल थी, मार्केट था, पानी के पास था, तो पानी से भी आना जाना यहाँ पर हो सकता था। टैक्सेस इम्प्लीमेंट हुए गुड्स में, इंक्रीज प्राइस हुई 17th सेंचुरी में। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना जिसने लोगों को रोज के कार्य दिए। कानून व्यवस्था सुधरी, एकमात्र साधन था ये लोगों का संपूर्ण राज का, सिक्का प्रदान होने लगा। तो बाकी रही, और इस इलाके से होकर गुजरने वाला जो भी माल था या जिसकी भी खपत होती थी वो भी आगे बढ़ता रहा। मुद्रा का जो प्रयोग हुआ इसने भी आगे कॉन्टिनेंटल शिफ्ट्स, या हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम पे बहुत हेल्प करी। तो लोगों के पास अब बहुत चॉइसेस थी, वैरायटीज़ थी पैसा कमाने के लिए, अपना मार्केट बढ़ाने के लिए। लोगों को वेतन जो देना पड़ता था मजदूरों का, तो वो भी मिल रहा था, बिक्री हो रही थी, बाज़ार मिल गए थे।
तो ये पूरा एक से दूसरी तरफ चल रहा था, वन साइड नहीं था ये, बोथ साइड था ये। तो 18th सेंचुरी में अगर हम देखते हैं तो इंग्लैंड में मेजर चेंजेस हुए, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। तो बड़े लैंडलॉर्ड थे, स्मॉल फार्म फार्मर्स थे, नए प्रॉपर्टी ओनर्स थे, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इन पे काम किया, फूड प्रोडक्शन बढ़ाया, गेजिंग करा, सर्च करा जॉब का, तो हर कोई बढ़ता रहा, चाहे वो टाउन ट्रेड फाइनेंस में हो। तो 18th सेंचुरी में बहुत से टाउन्स ग्रो हुए, पॉपुलेशन बढ़ी, 19 यूरोपियन सिटीज़ साथ में आई, 750 से लेके 80 तक, 11 ब्रिटेन में थी। तो लंदन सबसे बड़ा हब बना यहाँ का, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंट्री का मार्केट फ्लोरिश्ड हुआ लंदन में। तो लार्जेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल सिग्निफिकेंस लंदन को मिला, ये थेम्स नदी के पास था, पानी के पास था। तो कहीं का भी कोई भी सामान हो, किसी भी द्वीप से आ रहा हो, मेडिटेरियन पोर्ट्स जिसको हम हिंद महासागर बोलते हैं, इटली, फ्रांस, एटलांटिक पोर्ट जैसे कि हॉलैंड, ब्रिटेन, तो ये भी एक माध्यम था। तो लंदन रिप्लेस्ड हुआ एम्स्टरडेम से, और यह सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड बना। तो हमने देखा गांव की ज़मीनें बढ़ती रहीं, वहाँ पर उत्पादन हो रहा था, नए चरण पे उत्पादन पहुँच गया था, व्यापार बढ़ने लगा था, दुगना हो गया था। लंदन सबसे बड़ा का जगह बना, जहाँ केंद्र बना, जहाँ पर आसपास के स्थित जो भी यहाँ पर आना चाहते थे वो अपना ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर क्या बंदरगाह था, उधर व्यापार हो सकता था। तो बहुत बड़ा नेटवर्क बना यहाँ पर, इंग्लैंड मार्केट बना, नदी के बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ लंदन में। फिर रेलवे का निर्माण हुआ, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, वाटरवेज बढ़ी, नई नई शिप्स बनी ताकि चीप, फास्टर, इजी ट्रांसपोर्ट हो सके, एक्सप्लोरेशन बढ़ा, नेविगेशन बढ़ा, लोग दूर दूर तक जाने लगे, नई नई ऐसा कितना सामान जा सकता है, कितनी दूरी तय कर सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई। तो एक बहुत अच्छे जो राइटर थे ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि द मैन ऑफ वेल्थ एंड प्राइड टेक्स अस अ स्पेस दैट मैनी मोर सप्लाइड। तो देखो, उजड़ा गांव की स्थिति का इसमें चित्रण है कि वो इंसान जो अपने धन और मेहनत रहा है, उस जमीन के लिए गरीब ने अपना सब कुछ हारा है। फिर इसके बाद लिखा, स्पेस फॉर इट्स लेक हिज पार्क एक्सटेंडेड बॉन्ड्स बेस्ड ऑन द हॉर्सेस इक्वापाइड एंड हॉर्न्स। तो जो जमीन वहाँ उसकी झील बनी है, वो जमीन वहाँ उसको बगीचे के आगे चारों ओर फैली हुई है। उस जगह जहाँ घोड़े बंधते थे, वहाँ घोड़े का साजो सामान रखा जाता था, वहाँ आज कुत्ते घूम रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का था कि जहाँ पर घोड़ों का अस्तबल हुआ जाता था, आज वहाँ स्ट्रीट डॉग्स घूम रहे हैं। द रोप दैट रैप्स द लिम्ब सिल्किंग स्लॉट हैज रोप द नेबरिंग फील्ड ऑफ हाफ ऑफ देयर ग्रोथ। तो वो जो रेशमी धागे थे, न जाने कितने पड़ोसी खेतों की आधी से ज़्यादा उपजाऊ चीज़ें यहाँ पर छीन ली गई हैं, और जहाँ पर पहले चीज़ें लटकाई जाती थी, रखी जाती थी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो ये एक तरीके का नरेशन है कि वो जो गांव था पहले लंदन, ये ख़त्म हो चुका है, और अब ये एक नया तरीके का विकसित लंदन आ गया है। तो देखो, नए बैंक खुलने लगे इंग्लैंड में। 100 साल में हमने देखा कि 10 साल में 600 बैंक्स प्रोविंसेस खुल गए, 100 बैंक हो गए। फिर नया इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प कर रहा था इस्टेब्लिश करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस आने लगे, स्थिति बदलने की वृद्धि हो गई, नए नगरों में काम मिलने लगा, बड़े बड़े उद्योग बनने लगे, धंधे स्थापित हो गए, आवश्यक राशि उपलब्ध होने लगी। तो ये बहुत अच्छा था। आगे भी हम इसका स्पष्ट करेंगे या जानेंगे। तो एक नया रेंज, नई श्रृंखला का वर्ग बन गया था, एक परिवरण
था, निर्माणपूर्ण था, समय था, जो कि एक इस्तेमाल के बीच में दशकों तक बढ़ता रहा। 26,000 आविष्कार हुए, आधे से अधिक आविष्कार हुए, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जो भी यहाँ पर एप्लीकेशंस क्रिएट करना चाहता था, 26,000 नए इन्वेंशंस हुए में, जो कि हमारी हिस्ट्री में भी रिकॉर्डेड है। इन्होंने पूरे यहाँ की ज़िंदगी बदल Life had a major change, transformation of iron industry, spinning jenny, weaving of cotton, development of steam power was coming. तो ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय था कि कैसे ये शक्ति का विकास हो रहा था, और मतलब डिस्टेंस, टाइम, सारी चीज़ें यहाँ पर स्टैब्लिश हो रही थी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम।